Hello everyone, we'll start with the science sample paper 6 of Marvel. MCQ number 1, which of the following type of drug are used for the treatment of indigestion? मतलब digestion जिसको problem है, कौन सा chemical use करना है, तो that is antacids. Antacids जो है वो base होते हैं जो हम consume कर सकते हैं. Which hydrocarbon is C6H14? C6H14 कौन सा होता है? Hexane. ठीक है, बिकॉज ये एक अल्केन है और अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2. यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 6. तो यहाँ पर n की जगह पे अगर 6 प्लेस करते हैं तो 6 2 ज़ा 12 और 12 + 2 कितना होता है? 14. तो ये एक अल्केन है, तो ये एक हेक्सेन होगा. बिकॉज हेक्सेन क्यों? बिकॉज 6 कार्बन है. वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. Which of the following formula represents voltage? तो voltage के लिए V equals to W/Q और Q की जगह पे आप क्या ले सकते हो? Q क्या होता है? Q is equals to I into T. तो यहाँ पर जो है वो मैं क्या लिख दूंगा? I into T. तो यहाँ पर ऑप्शन है वर्क न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में करंट है I और यहाँ पर टाइम. तो ये ऑप्शन नंबर ए. A convex lens of which focal length amongst the following has the highest power? तो यहाँ पर रिलेशन पूछा है पावर के बारे में और फोकल लेंथ के बारे में. यहाँ पर पावर जो है वो हाई होना चाहिए, तो फोकल लेंथ क्या होगा? कम. फोकल लेंथ सबसे कम किस में है? 10 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ठीक है. ना त्रिशा जो है उसकी एज 48 ईयर्स है एंड शी कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट. पास का उसको नहीं दिखता है बट उसको दूर का दिखता है. ठीक है. What kind of glasses should be she wearing to overcome the defect? अब जिसको पास का जो है वो नहीं दिखता है बट कैन सी फार बाय, तो उसको क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है. हाइपरमेट्रोपिया है तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करना है? कॉन्वेक्स लेंस. ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए. फॉर्मूला फॉर साइक्लोहेक्सेन इज, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12 और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. तो हमारा ये ऑप्शन है. इन अ रीजन वेयर द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज टू ईच अदर. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पर क्लोज है तो वहाँ पर उसका इफेक्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्गर. रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जो कि क्या होगा? गार्ड सेल्स. Germ cells dash arise from the specialized tissue that is epidermal tissue. Dentists use which mirror? Dentists use concave mirror. ठीक है. Brass is the alloy of copper and zinc. True and false बताना है. यहाँ पर bromine is a liquid metal. भाई bromine जो है वो एक नॉन मेटल होता है, तो ये हो गया अपना false. नेक्स्ट क्या पूछा है? DNA in the chromosomes of the nucleus contains the information of protein synthesis. That is what? True. A rainbow is always formed in the sky in the direction opposite to the sun. Sun के opposite ही rainbow हमेशा form होगा. That is true. Toothpaste used to clean teeth are usually acidic. Toothpaste जो है वो basic करते हैं mouth को, acidic नहीं करते. तो यहाँ क्या आएगा? False. full name of CNS. CNS का क्या होगा? That is central nervous system. ठीक है. PNS का मतलब क्या होगा? That is peripheral nervous system. ठीक है. What are the number of chromosomes in humans? Total number of chromosomes कितने होते हैं? 46. Name the thin transparent membrane through which the light enters the eye. The first layer through which the light enters the eye, that is cornea. State the common name for kilowatt hour. Common name क्या है? That is unit. Match the column करना है. Forebrain is the main thinking part of the body. Medulla controls involuntary action, that is the saliva secretion. Then manufacturer जो है that is food synthesis, जो food बनाएंगे.
प्राइमरी कंजप्शन जो है वो क्या होगा, फीडिंग एंड प्रोड्यूसर्स। Moving to section B, that is a solution of substance X is used for white washing आएगा यहाँ पर, ठीक है, white washing। Name the substance X and write its formula। तो यहाँ पर जो substance है that is calcium oxide CaO, CaO is used, ठीक है। and substance, name the substance, substance का जो name है वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला हमने लिख दिया that is CaO। रिएक्शन लिखना है X का वाटर के साथ, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन करना है। वी नो दैट इट फॉर्म्स व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पर साथ में क्या रिलीज होगी, हीट भी रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 4 एलॉयज एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। एलॉयज की बात करें तो ब्रास इज अ एलॉय, जो कि कॉपर और जिंक से बना हुआ है, ठीक है। ब्रॉन्ज इज अ एलॉय, जो कि कॉपर और टिन से बना हुआ है। सोल्डर इज अ एलॉय, जो टिन और लेड से बना है, ठीक है। ड्यूराल्यूमिन इज अ एलॉय, जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर से बना है, ठीक है। एंड और एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय। और इनकी प्रॉपर्टी एनहांस करने के लिए हम लोग एलॉय बनाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनएरोबिक के बीच में डिफरेंस बताना है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में पॉइंट नंबर 1 है, इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक में इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, मतलब फूड पूरा का पूरा ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, फूड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। एंड प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एरोबिक रेस्पिरेशन में, और यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होता है इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ठीक है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो लैक्टिक एसिड बन सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही बन सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, और ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पर कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है। इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो बैक्टीरियाज में होगा, और ह्यूमन मसल सेल्स जैसे हमें क्रैम्प वगैरह आते हैं वहाँ पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। नेक्स्ट है हाउ द फीटस गेट्स न्यूट्रिशन इन द मदर बॉडी। फीटस का मतलब होता है डेवलपिंग चाइल्ड, जो कि मदर बॉडी में रहेगा, राइट। सो थ्रू द ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो चाइल्ड के अटैच रहता है स्टमक में। द फीटस रिसीव्स ऑल द न्यूट्रिशन ऑक्सीजन फॉर द लाइफ सपोर्ट फ्रॉम द मदर बॉडी थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो है सारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीज़ है वो सब किससे एक्सचेंज होगी, प्लेसेंटा से। वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फीटस आर सेंड बैक थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा टू द मदर सर्कुलेशन टू बी एलिमिनेटेड। मीन्स जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो वापस मदर बॉडी में जाएगा, जो भी एम्ब्रियो ने वेस्ट प्रोड्यूस किया है, और मदर बॉडी जो है वो वेस्ट एक्सक्रीट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बैन ऑन यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड मेथड फॉर जेंडर डिटर्मिनेशन इज नेसेसरी। जो जेंडर डिटर्मिनेशन कराने के लिए जो है वो इलीगल है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स यूज नहीं करने चाहिए, और जिससे वेदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल ये पता हमें जो है नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रीजन दिए कि ड्यू टू प्रेफरेंस, बिकॉज प्रेफरेंस क्या है आजकल कि मेल चाइल्ड होना चाहिए, फीमेल अगर चाइल्ड हुआ तो उसको जो है वो अबॉर्शन कर देंगे, मतलब उसको मार देंगे, ठीक है। सो किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड इज प्रोहिबिटेड, ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल फीटिसाइड, ठीक है।
बाय फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल का जो रेशियो है एज कम्पेयर टू मेल्स जो है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। सो इट शुड बी बैंड एंड फीमेल ऑल्सो शुड गेट बर्थ। नेक्स्ट इज राइट 2 point डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास का दिखता है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर का दिखता है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको पास का दिखेगा और इसको क्या चीज़ नहीं दिखेगी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, दूर की चीज़ नहीं दिखेगी। और हाइपरमेट्रोपिया में इसको दूर का दिख रहा है बट उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो है, मतलब क्लोज ऑब्जेक्ट्स जो है उसको नहीं दिखेगी। Focal length of eye lens is reduced or the distance between the eye lens and retina increases। ये इस रीजन की वजह से मायोपिया कॉज होगा। Focal length of eye lens is increased or distance between the eye lens and retina decreases। Far point will not be infinity for such eyes and the far point have come closer। और यहाँ पर जो है नियर पॉइंट कितना होगा, द नियर पॉइंट विल नॉट बी एट 25 सेंटीमीटर फॉर सच आइज एंड द नियर पॉइंट हैज मूव्ड फर्दर, ठीक है। फिलहाल 2 पॉइंट्स बोले थे हमने, बहुत सारे डिस्कस कर लिए। तो जो है फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, सेकेंड वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और फिफ्थ वाला पॉइंट जो है वो भी सिंपल है। ड्यू टू दिस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फॉर्म बिफोर द रेटिना, मतलब यहाँ रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म होगी और यहाँ पर रेटिना के बाद में, रेटिना के पीछे जो इमेज फॉर्म होगी। और ये फोर्थ पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, वो भी सिंपल है दैट मायोपिया के करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, डिफाइन करंट एंड डिफाइन इट्स यूनिट, ठीक है। करंट का मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली the flow or charge of electric charge in motion in a conductor। So it's a flow of charge that is called as current, ठीक है। It is said to exist when there is a net flow of charge through the region। The current is given by the formula। अब जो फॉर्मूला है यहाँ पर है I equals to Q upon T, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है करंट का, I equals to Q upon T। I क्या होता है जिसमें, I होता है करंट, ठीक है, जो कि हम एम्पियर से मेजर करते हैं। और इसमें Q क्या होता है, Q इज व्हाट, Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम टेकन, ठीक है। और इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होगा, एम्पियर्स इज द SI यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। नेक्स्ट है, अ रेफ्रिजरेटर रेटेड एट 400 वाट्स, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में पावर दिया है, पावर इज 400 वाट्स और टाइम दिया है 8 आवर्स अ डे, टाइम दिया 8 आवर्स, ठीक है। एट ₹5 पर किलोवाट आवर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करना है तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। यहाँ पर पावर कितना दिया है 400 वाट्स, बट एनर्जी फाइंड करते हैं तो पावर जो है किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट में। तो डिवाइड बाय क्या करना है 1000, तो मैंने डिवाइड बाय 1000 यू गेट व्हाट 0.4 और टाइम जो है आवर्स में होना चाहिए, तो दैट इज 8। तो यहाँ पर 4 8 अपना हो गया 32, 3.2 आ जाएगा, 3.2 किलोवाट आवर, बिकॉज पावर जो है वो किलोवाट में है और टाइम जो है वो आवर्स में है, ठीक है। तो एनर्जी इतनी आ गई। अब बात करते हैं, यहाँ पर बोला है कि 1 किलोवाट का आवर का जो पैसे है वो 5 रुपीज़ है, ठीक है। सो अगर 2 कॉलम बनाए, एक हो गया किलोवाट आवर का और एक हो गया कॉस्ट का, तो 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट कितना दिया है 5, ठीक है। बट यहाँ कितने किलोवाट आए 3.2, 3.2 किलोवाट आवर आए हैं। और क्वेश्चन में जो है हमें फिलहाल 30 डेज के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 3.2 with 5 we get 16, ठीक है। तो इसको जब आप फाइंड करोगे तो ये आएगा 16 किलोवाट आवर,
ये तो 1 डे के लिए है, बट यहाँ कितने डेज के लिए चल रहा है? 30 डेज के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? 30। तो 16 इंटू 30, तो टोटल 30 डेज का, हमने तो ये 1 डे का कॉस्ट निकाला था, तो यहाँ पर कितने रुपीज़ आ जाएंगे? 480 रुपीज़। 480 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट आ जाएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। अ टीचर आस्क्ड टू अनन्या दैट व्हाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस with metal surface are connected to the mains through a 3 plug pins and electric bulb through a 2 plug pins। तो 3 प्लग पिंस की बात हो रही है और 2 प्लग पिंस की बात हो रही है। ठीक है, 3 प्लग पिंस जो है आपको पता होगा एसी वगैरह में, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, फिर वॉशिंग मशीन वगैरह हो गया, उनमें 3 प्लग पिंस यूज़ करते हैं। और 3 प्लग पिंस का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि अर्थिंग वगैरह एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो होता है तो अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अर्थिंग। और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो उसमें 2 प्लग पिंस यूज़ करना होता है, बिकॉज इतना ज़्यादा जो है वो पावर कंज्यूम नहीं करता, तो 2 प्लग पिंस चलेगा। बट बाकी जो अप्लायंसेस ज़्यादा करंट फ्लो करते हैं तो उनमें एक 3 प्लग पिन होना चाहिए, जो कि एक अर्थिंग वायर होना ज़रूरी है। उसने क्या रिप्लाई किया? द 3 प्लग पिंस कनेक्शन रिड्यूसेस द थर्मल इफेक्ट ऑफ वायर कनेक्टेड इन सर्किट, स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये तो भाई फॉल्स ही है, बिकॉज 3 प्लग पिंस का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है? अर्थिंग। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ मेटेलिक बॉडीज नीड द अर्थ वायर, बिकॉज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट अगर वो अप्लायंस प्रोड्यूस करेगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट जो है वो अर्थिंग वायर के थ्रू जो है ग्राउंड में मेटल की तरफ चला जाएगा और जो है हमें शॉक लगने से बच जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। नेक्स्ट है, वाई इज द गवर्नमेंट एम्फेसाइजिंग ऑन द यूज ऑफ पेपर बैग्स एंड क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। आपको तो पता ही होगा प्लास्टिक बैग्स क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं हो। ठीक है, इसलिए पेपर बैग्स और क्लॉथ यूज करने चाहिए, बिकॉज पेपर बैग और क्लॉथ जो है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो पोल्यूशन फ्री होते हैं। ठीक है, जो कि इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंस बताना है। फूड चेन देखो आप, सिंपल सा है। यहाँ देखो डायग्राम में प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, टर्शरी कंज्यूमर्स है। So the chain of organism which involves the transfer of energy from one trophic level to the next trophic level, मतलब एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन। फूड चेन इज अ सिंपल चेन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी जो है प्लांट से रैबिट में जा रही है, रैबिट से स्नेक में जा रही है, स्नेक से हॉक में जा रही है। दिस इज द फूड चेन। फूड वेब देखो कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म बहुत एक वेराइटी हो गई, इस पे डिपेंड भी कर सकता है, इस पे भी डिपेंड कर सकता है, इस पे भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो वन ऑर्गेनिज्म कैन डिपेंड ऑन मेनी मोर अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब। इसको हम फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन प्लांट्स करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेक फूड। सो इट इज अ प्रोसेस डन बाय द ग्रीन प्लांट टू मेक फूड फॉर देम। ठीक है, that is called as photosynthesis in the presence of sunlight and chlorophyll। अब यहाँ पर बोले हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फ्रॉम द सराउंडिंग, वाटर चाहिए तो सॉइल से मिलेगा, मिनरल्स भी सॉइल से मिलेंगे, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द इवेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला इवेंट क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला पार्ट वही होगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। सेकंड क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब जो भी लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एंड लास्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो ये 3 स्टेप्स जो है वो इवेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है,
देन नेक्स्ट 37 क्वेश्चन में क्या बोला है, 37 क्वेश्चन में विच टू टाइप्स ऑफ पावर लाइंस आर अवेलेबल फॉर हाउस होल्ड यूज, कौन कौन से पावर लाइंस अवेलेबल है। तो एक जो है वो है 5 एम्पियर्स का और एक जो है वो 15 एम्पियर्स। 5 एम्पियर्स जो है वो छोटे मोटे अप्लायंस हो गए, बल्ब हो गया, फैन हो गया, इन सब के लिए यूज़ करना है 5 एम्पियर का फ्यूज़। ठीक है। 15 एम्पियर्स किसके लिए यूज़ करना है, 15 एम्पियर्स जो है वो बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ करना है, उसके वायर्स भी थिक होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, एसी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इनके लिए जो है 15 एम्पियर्स का फ्यूज़ यूज़ करना है। Moving to the section C, what is alkali? Give its practical example and write the measures to prevent the damage caused by it. तो अल्कलीज क्या होते हैं, द बेस विच आर सल्यूबल इन वाटर, जो वाटर के अंदर सल्यूबल होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अल्कली, और इनका नेचर जो है बेसिक होता है, तो दैट इज द रीजन द pH इज मोर देन 7 एंड दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द पेपर इंडस्ट्रीज फॉर प्रिपेयरिंग द पेपर पल्प, ये इसके यूजेस है। एंड राइट द मेजर्स टू प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय इट। अब अल्कली जो है वो मेटल के ऊपर, मेटल से जब रिएक्ट करती है तो इट अंडरगोज करोजन, ठीक है, उसको करोजन से बचाने के लिए वी हैव टू अंडरगो व्हाट, गैल्वेनाइजेशन हो गया, ऑयलिंग हो गया, ये सारे प्रोसेस जो है मेटल्स पे करने पड़ेंगे बिकॉज वो इट कैन कॉज करोजन व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द मेटल्स। नाउ नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी। अब टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी के जो मेटल्स होते हैं वो कौन से प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी के लिए यहाँ हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम का, ठीक है, सोडियम का एग्जांपल लिया है, तो एक कंटेनर है, उसके अंदर है, बिकॉज हमें यहाँ पर सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, so we have two rods, one is called as anode जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज कैथोड, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलेंगे, रॉड को एनोड, ठीक है, और नेगेटिव वाले को हम क्या बोलेंगे, कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करना है और यहाँ पर जो सपोज सोल्यूशन जो है, ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो डिप है एक सोल्यूशन के अंदर, दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl सोल्यूशन, ठीक है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड पे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी, ये स्प्लिट होगा सोडियम में और क्लोरीन गैस के अंदर, ठीक है, दो चीज़ें फॉर्म होगी। बट इसका अभी जो रिएक्शन देखते हैं कि एट एनोड क्या होने वाला है। एनोड जो है कौन से चार्ज का रॉड है, पॉजिटिव चार्ज का रॉड है, ठीक है, और ये सोल्यूशन के अंदर NaCl है, तो NaCl कैसे स्प्लिट होगा, NaCl स्प्लिट होगा Na प्लस और Cl माइनस, तो एनोड जो कि पॉजिटिव रॉड है, तो Cl माइनस जो सोल्यूशन में होगा तो एनोड जो है उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, Cl माइनस एनोड के पास जाएगा और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करे क्या हो जाएगा, Cl, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बट क्लोरीन जो है Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2, क्लोरीन गैस के फॉर्म में। दो क्लोरीन है तो हम यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 माइनस का चार्ज हो गया, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव होंगे, 2, ठीक है। तो क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस विल बी ऑब्टेन एट एनोड, क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे ऑब्टेन होगी, ठीक है। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रोड है दैट इज एट कैथोड। कैथोड जो है वो नेगेटिव वाला रॉड होता है, ठीक है, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दो आयन्स है, एक तो Na+ सोल्यूशन के अंदर और Cl-। अब Na+ जो है वो नेगेटिव वाले रॉड को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कैथोड पे क्या जाएगा, Na+ और यहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पर एक +1 का चार्ज है, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर के प्रोसेस में लूज हुए हैं। दो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ लूज हुए तो ऑब्वियसली यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो यहाँ पर 2- का चार्ज हो गया। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, 2+, 2 सोडियम और यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, 2 सोडियम। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है और मैंने समझा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। Give a precise explanation for the following reason. Aluminium metal do not produce hydrogen gas with nitric acid. एल्यूमिनियम की बात करें, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, देन टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसके अंदर पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेस अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल डज नॉट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड। अब ये रहा एल्यूमिनियम, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर रिएक्शन हम देखें, एल्यूमिनियम प्लस HNO3 का रिएक्शन होगा तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनेगा, दैट इज AlNO3 होल थ्राइस अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ये रिएक्शन नहीं होता है। रीज़न इसका ये होगा बिकॉज नाइट्रिक एसिड सिर्फ दो ही मेटल से रिएक्ट करती है, जो कि मैग्नीशियम और दूसरा कौन सा है, दूसरा है मैंगनीज। इनके साथ ही एल्यूमिनियम जो है रिएक्ट करेगा। ये क्यों फॉर्म नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। ठीक है, बिकॉज एल्यूमिनियम HNO3 के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का लेयर बना देगा। इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये तो बहुत सिंपल सा है कि जिंक का रिएक्शन डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करना है। सो Zn रिएक्ट विद H2SO4। ठीक है, और यहाँ पर जिंक जो है SO4 के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये इसका रिएक्शन हो गया जिसमें जिंक विल रिएक्ट विद H2SO4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 इज डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो, दैट इज 41 क्वेश्चन के अंदर बोला है एक्सप्लेन द ह्यूमन ब्रेन एंड नेम इट्स मेन पार्ट। तो यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन को एक्सप्लेन करना है। तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो है मेन 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड ह्यूमन ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट। जो भी एक्शंस लेना है, वॉलेंट्री एक्शंस हो गया, ह्यूमन ब्रेन कुछ कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो 3 मेन पार्ट्स है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो है फ्रंट में प्रेजेंट होगा और इसका मेन एलिमेंट जो है वो सेरिब्रम है, और सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट। मिड ब्रेन के अंदर कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, और हिंड ब्रेन के अंदर 3 चीजें हैं, दैट इज सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। ये 3 चीजें प्रेजेंट है। और फोर ब्रेन का मेन काम ये है कि मेन थिंकिंग पार्ट है, रीजनिंग के लिए, नॉलेज के लिए, स्किल्स, जो भी चीज़ हम सोचते हैं, सारी वॉलेंट्री एक्शन जो है वो फोर ब्रेन कंट्रोल करेगा। ठीक है, मिड ब्रेन जो है इट कंट्रोल सम इनवॉलेंट्री एक्शन, आइज के जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, मिड ब्रेन।
और हिंड ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेड्यूला, मेड्यूला जो है वो भी कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करेगा। पोन्स जो है वो रेस्पिरेशन कंट्रोल करेगा, ठीक है, इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन एंड सेरिबेलम मेंटेन्स द बॉडी पॉस्चर। तो ये क्या मेंटेन करेगा? बॉडी पॉस्चर, सेरिबेलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट अकर्स once a month, ठीक है, and menstruation occurs due to the removal of inner thick layer which is formed in the lining of uterus। मतलब यूटरस की वॉल्स पे थिक ब्लड की लाइनिंग्स डेवलप हो जाती है, ठीक है, और जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब जो है ब्लड रिमूव हो जाएगा ब्लीडिंग के फॉर्म में, इसको हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन। आफ्टर अ फीमेल अटेन्स प्यूबर्टी, मेच्योर हो जाए, उसके बाद 1 मंथ में एक एग रिलीज होगा, कोई भी एक ओवरी में से एक एग रिलीज होगा, बट वो एग रिलीज होने से पहले लाइनिंग जो है यूटरस की क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी, स्पॉन्जी हो जाएगी, ठीक है, ओव्यूलेशन होने से पहले। बट अगर मेल गैमेट इज नॉट अवेलेबल, तो एग फर्टिलाइज जब नहीं हुआ तो ये लाइनिंग जो है वो कोई काम की नहीं रहेगी और वो वेजाइना से ब्रेक डाउन करके ब्लीडिंग के फॉर्म में रिमूव हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। ये 3 से 5 डेज तक जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है। फिर वापस से क्या होगा? यूटरस जो है वो वापस से ब्लड की लाइनिंग्स डेवलप करेगा, बिकॉज अगर एग रिसीव हुआ तो डेवलपिंग चाइल्ड जो है वो उसको यूटिलाइज करके आगे फर्दर ग्रो करेगा, ठीक है। 43rd क्वेश्चन के बारे में बोला है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कौन कौन से मेथड है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। तो मेन 4 मेथड्स है। बैरियर मेथड जिसमें यूज ऑफ कॉन्डम रहेगा, सर्जिकल मेथड जिसके अंदर मेल्स के अंदर वेसेक्टोमी यूज करते हैं, वेसेक्टोमी में क्या होता है? वास डिफरेंस को टाई अप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल्स में होगा, जिसमें फैलोपियन ट्यूब टाई अप कर देते हैं। थर्ड है IUCD जिसका मतलब है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कॉपर टी यूज करते हैं। कॉपर टी जो है वो यूटेरस के अंदर प्लेस करते हैं ताकि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज ना हो। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में ओरल पिल्स लेना है ताकि हॉर्मोन्स जो है उस पर कंट्रोल आ जाए। हॉर्मोन्स पे कंट्रोल आ जाएगा तो ओवरी जो है वो एग रिलीज करना बंद कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है प्लेन मिरर के बारे में क्वेश्चन, दैट व्हाट इज प्लेन मिरर और उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, ठीक है। 44th क्वेश्चन अबाउट प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर इज अ मिरर विथ फ्लैट, तो प्लेन मिरर जो है फ्लैट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा फ्लैट एकदम, ठीक है। अब फर्स्ट चीज होगी लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब आप अगर प्लेन मिरर में देखोगे और अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड दिखेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में कैरेक्टरिस्टिक देखने मिलेगी, ठीक है। द इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब जो है वो जैसा हम देख रहे मिरर में हमारा हेड अगर ऊपर है तो मिरर में भी हेड ऊपर ही दिखेगा, वो इन्वर्टेड नहीं दिखेगा। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है वैसी इमेज साइज दिखेगी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब हम मिरर से जितना पास खड़े रहेंगे हमारा इमेज भी उतना ही जो है साइज का बनेगा, हम मिरर से जितना दूर चले जाएंगे तो हमारा इमेज भी उतना स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45th क्वेश्चन, explain the following terms with reference to concave mirror, that is radius of curvature and focal length या focal point, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये जो है 2 डायग्राम्स है, 2 डायग्राम में ये वाला डायग्राम हो गया कॉन्केव मिरर का, ठीक है। कॉन्केव मिरर हमने बनाया और इसके सेंटर पे ही क्या आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। It is the radius of sphere of which the mirror forms the part, it is represented by R, ठीक है, रेडियस
यहाँ से देखो आप देख सकते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर पोल का डिस्टेंस, ये देखो सेंटर तक, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जो सेंटर पोजीशन पे आएगा, जिसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, देखो पोल है और यहाँ पर सेंटर है, पोल और सेंटर के बीच में क्या आती है, फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर के अंदर जो डिस्टेंस लेफ्ट साइड आएगी, ये जो भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड आएगी उसकी वैल्यू किस में लेनी, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ किस में आएगा, फोकल लेंथ यहाँ पर किस में होगा, नेगेटिव में होगा, बिकॉज फोकल लेंथ यहाँ पर कौन साइड पे आ रही है, लेफ्ट साइड पे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ सर्किट दैट हैज 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट्स। तो एक सेल बनाना है और उसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस मटेरियल है। एक मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो 5 है, दूसरे का जो है वो 8 है, और तीसरे का क्या दिया है, 12, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि भाई 5 है और 8 ओम्स दिया है और 12 ओम्स दिया है। इन सबको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, सीरीज मतलब वन आफ्टर अनदर कनेक्ट किया है, और 3 सेल्स होंगे 2-2 वोल्ट्स के, ठीक है, 1 2 3, 3 सेल्स हो गई 2-2 वोल्ट की, तो इसका टोटल वोल्ट कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ से हम करंट फ्लो करेंगे, फाइन। और यहाँ हमें जो है एम मीटर वगैरह भी ज़रूरत पड़ेगी, आप एम मीटर बना सकते हो जो करंट मेजर करेगा, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस ये ले देते 5, सेकेंड रेजिस्टेंस हो गया 8, फिर कितना हो गया 12, और ये कितना हो जाएगा 25 ओम्स जो है वो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन डी। द फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है, दैट इज 4 मार्क्स। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। नाउ वी नो वन प्रॉपर्टी दैट मेटल reacts with acid to form salt and hydrogen gas, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है दैट मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। सो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक मेटल फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट्स विद एसिड दैट इज HCl, और सॉल्ट कौन सा मिलेगा, जिंक के साथ क्लोरीन जाएगा तो सॉल्ट कौन सा मिलेगा, ZnCl2 along with the formation of hydrogen gas, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है मेटल की एसिड के साथ। राइट द प्रोसेस इक्वेशन विथ मेटेलिक बेस। अब मेटल का जो है रिएक्शन मेटेलिक बेस से करना है। जैसे एग्जांपल हम मेटल ले लेते हैं जिंक, और मेटेलिक बेस का जैसे एग्जांपल हो गया NaOH, ठीक है। मेटेलिक बेस Na मेटल है और OH जो है बेस है, ठीक है। सो ये रिएक्शन जो है जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ व्हाट इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट दैट इज Na2ZnO2 along with the release of hydrogen gas, ठीक है। तो मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। तो जिंक का NaOH से रिएक्शन करना है मेटेलिक बेस से। या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि एल्यूमिनियम reacts with the metallic base that is NaOH, ठीक है। तो क्या फॉर्म करेगा, दैट इज NaAlO2। NaAlO2 का नाम क्या है, इट इज सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो हमारा 47 का A और B, ये वाला जो है वो A पार्ट है, ठीक है, और ये जो है B के मैंने 2 इक्वेशंस लिख दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो है यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है दैट वॉशिंग सोडा इज अ क्लीनिंग एजेंट, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करना है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए यूज करना है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हटाने के लिए हम लोग जो है वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द pH ऑफ वाटर।
मतलब अगर वाटर बहुत एसिडिक रेंज में हो गया है, 3 या 4 हो चुका है, ठीक है, तब हम लोग जो है वॉशिंग सोडा ऐड करके उसका पीएच जो है थोड़ा न्यूट्रल की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूजेज है दैट इज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है जनरली फूड में, कुकिंग में, मेकिंग ऑफ केक्स हो गया, ब्रेड्स हो गया, इसमें जो है बेकिंग सोडा यूज होता है। नाउ बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, टार्टरिक एसिड है, दो चीज का मिक्सचर है, टार्टरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दो चीजें प्रेजेंट है बेकिंग पाउडर के अंदर, ठीक है। तो हो गया 48 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। एंड 48 का बी जो है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा। अगर हम 48 के जो बी है, फॉर एग्जांपल अगर 48 का बी, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज सिंपल क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं कि एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। इसका एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है HCl एसिड, और बेस में ले लो NaOH, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सॉल्ट मिलेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस, पॉजिटिव H प्लस OH नेगेटिव के पास जाएगा तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, वाटर। और Na प्लस जो है Cl माइनस के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। तो सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा एग्जांपल भी ये लोग पूछ रहे थे, दूसरा एग्जांपल बताओ। तो दूसरा एग्जांपल में आप ले लो H2SO4, ठीक है, और बेस ले लो KOH, ठीक है। तो यहाँ पर आपको H प्लस SO4 माइनस K प्लस OH माइनस, तो यहाँ पर जो आपको सॉल्ट मिलेगा पोटेशियम के साथ SO4 जब बनेगा, सो विल गेट K2SO4, ठीक है, अलॉन्ग विथ वाटर। तो ये हो गए दो एग्जांपल्स न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के, ठीक है। गिवन बिलो 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हैं A B C and D, और यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है इनके बारे में, ठीक है। Which of the above organic compound A, B, C, A, D and E are saturated compound? Now first of all saturated का मतलब क्या होता है, saturated का मतलब होता है जिसमें क्या बॉन्ड्स हो, सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स हो या फिर वो क्या हो, अल्कीन्स, ठीक है। अल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, ये अल्केन के जनरल फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो इसमें सैचुरेटेड जो है उसका आंसर यहाँ पर हमें C2H6 दिख रहा है। चलो ठीक है, चेक करते हैं, कार्बन नंबर 2 लेते हैं, N की जगह पे आप 2 ले लो, आप 2 सब्स्टिट्यूट कर लो, सो C2, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, तो ये जो है C2H6 जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा बिकॉज वो अल्केन के जनरल फॉर्मूला में मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा दैट वुड बी बी, जो कि सैचुरेटेड है, जो कि अल्केन है। आइडेंटिफाई द अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबव इक्वेशन। अब यहाँ पर अल्कोहल देखो, ये अल्कोहल तो नहीं है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है, OH, और ये हमारा जो है एसिड है, ठीक है। तो अल्कोहल कौन सा हमारा C, तो इसमें जो अल्कोहल है वो हमारा C ऑप्शन होगा। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड C and D इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब C और D का जो है हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं C2H5OH, और D जो है दैट इज CH3COOH, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन लिखना है तो यहाँ पर स्प्लिटिंग कैसी होगी, CH3COO माइनस और H जो है प्लस, ठीक है, और ये C2H5 जो है वो प्लस है और OH क्या है, माइनस। यहाँ से H प्लस OH के साथ जाके क्या फॉर्म करेगा, H2O, ठीक है। CH3COO माइनस जो है वो C2H5 के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3COO C2H5, तो आपका क्या बन गया, ये बन गया हमारा ईस्टर, ठीक है, ये बन गया हमारा ईस्टर। Now next है C और D are found at the end of the process of organic compound. Write 2 uses of its product. C और D जो है उसके uses लिखने हैं, ठीक है।
यहाँ पर C2H5OH का जो यूजेस है, इथेनॉल, इथेनॉल इज यूज फॉर मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। इट इज़ यूज इन फैक्ट्रीज वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इथेनॉल का यूजेस। एंड एसिटिक एसिड का जो यूज़ है, एसिटिक एसिड जो है हम विनेगर बना सकते हैं, ठीक है, वो पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। Now moving to the next question, that is question 50. Explain the process of urine formation by pancreas, नहीं आएगा, urine formation by nephron, ठीक है, नेफ्रॉन आएगा। Now what about urine? We know that urine is a waste product which is formed in the human body, और यूरिन के अंदर क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा, वाटर होगा, और बाकी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे जिनको रिमूव करना होगा, ठीक है। और ये यूरिन रिमूव करने के लिए मेन ऑर्गन कौन सा है, किडनी है। तो किडनी इज द ऑर्गन थ्रू विच द यूरिन कैन बी रिमूव्ड। अब किडनी के अंदर और देखने जाए हम लोग, तो किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द टाइनी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो फिल्ट्रेशन करेंगे यूरिन का। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बहुत सारे नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होगा कैसे होगा, देखो ये पूरे एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो डर्टी ब्लड जो है वो एंटर करेगा रीनल आर्टरी के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू डर्टी ब्लड एंटर करेगा ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या होता है, इट इज हाईली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। वो ग्लोमेरुलस कहाँ प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस जो है वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। तो डर्टी ब्लड जो है एंटर करेगा फिल्ट्रेशन के लिए, देन वो ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया, ये सब के सब जो है फिल्ट्रेशन के लिए आएंगे, ठीक है। अब ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब है जो यहाँ कनेक्टेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। और ये जो ऊपर से आ रही है जो कॉइल कर रही है, इसको आप क्या बोलोगे, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स के अंदर इनिशियली जो है सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी या जो भी वेस्ट चीज़ होगी, ठीक है। अब जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है आप देख सकते हो ब्लड कैपिलरीज वाली ट्यूब में चले आ रहे हैं। देखो ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज वाली ट्यूब में जो है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चला जाएगा, और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है क्लीन ब्लड, मतलब ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो क्लीन ब्लड चला जाएगा, और क्लीन ब्लड जो है वापस से हमारी बॉडी में चला जाएगा थ्रू रीनल वेन, ठीक है। तो रीनल वेन के थ्रू क्लीन ब्लड गोज इनटू द बॉडी, ठीक है। और जो भी वेस्ट बच जाएगा, हार्मफुल वेस्ट हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, तो वो सब यूरिन बन जाएगा एंड इट पासेस टू दिस यूरेटर, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, ठीक है। एंड फर्दर वो जो है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, देन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस होगा, उससे यूरिन जो है वो रिमूव हो जाएगा। Okay, so we have done with the question 50. Now question 51 says that explain the transport of food and other substance in plants. अब फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। पहला मेथड कि भाई ट्रांसलोकेशन इज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड बाय विच द फूड इज ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट। अब फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेन चैनल कौन सा है, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड स्टोर हो जाएगा, और पूरी प्लांट बॉडी में जो है वो फूड मूव करेगा, ठीक है। और फूड जो है फूड स्टोर जो है स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में हो जाएगा। The energy-rich carbon compound formed during the process of photosynthesis are transported out of leaf to the different organs and tissues. तो मेन चीज़ जो हमें याद रखनी है वो फ्लोएम, उसके थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होना है, और वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और ये फूड कहाँ बनेगा, लीफ से में बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड फाइनली जो है ये जो भी फूड है वो सारी ऑर्गन्स और टिश्यूज में चला जाएगा, ठीक है।
The next question is 52. What is scattering of light? State the events formed by it. मतलब क्या क्या चीज़ें हम जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से इवेंट देखने मिलता है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा. ठीक है. स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स. जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, ठीक है, सनलाइट उन पे पड़ती है और डस्ट पार्टिकल्स जो है लाइट को स्प्रेड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग. ठीक है. सो व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम सन एंटर्स द अर्थ एटमोसफियर द लाइट गेट स्कैटर्ड, मतलब लाइट जो है वो स्प्रेड होगी. स्कैटरिंग ऑफ लाइट गिव्स rise to many phenomena, spectacular phenomena such as Tyndall effect. ठीक है. तो स्कैटरिंग इफेक्ट, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, उससे हमें क्या देखने मिलता है? टिंडल इफेक्ट. और टिंडल इफेक्ट क्या का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स. जो डस्ट पार्टिकल्स जो है सनलाइट को फेंकेंगे, उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. अब डिपेंड फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है स्कैटरिंग के लिए. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है. साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि पार्टिकल का साइज कैसा है, वैसे स्कैटरिंग अलग अलग जो है एक्सटेंट तक होगी. स्मॉलर पार्टिकल्स जो होंगे स्कैटर्स द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स है वो कौन सा लाइट स्कैटर करेगी? ब्लू एंड वॉयलेट. ब्लू एंड वॉयलेट कलर जो है वो स्प्रेड करने का काम करेगा. ठीक है. और लार्जर पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है वो क्या स्कैटर करेगी? लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड एंड ऑरेंज. ठीक है. तो स्मॉलर पार्टिकल्स होने की वजह से ब्लू और वॉयलेट लाइट जो है स्प्रेड होगी, स्कैटर होगी. एंड लार्जर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो रेड और ऑरेंज. ठीक है. Now moving to the next, that is the 53rd question. 53rd question में बोला है कि removing all members of a nutrient label having different effects for different nutrients label, is it possible to remove any nutrient rich organism without affecting. मतलब यहाँ बोला है कि एक ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को रिमूव करेंगे तो कोई इस पे इफेक्ट होगा, हमें रिमूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. नो द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म इन द ट्रॉपिक लेवल विल बी सेम. मतलब आप कोई भी चीज़ रिमूव कर दो. तो एक बेस्ट एग्जांपल है कि यार ट्रॉपिक लेवल का सन है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं सन से, फिर क्या आ गया? प्लांट्स आ गया. प्लांट्स के बाद सपोज क्या आ गया? डियर आ गया. फिर क्या आ गया? लायन आ गया. फिर उसके बाद सपोज क्या आ गया? डिकम्पोजर्स में आप ईगल ले लो. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी एक गायब हो गया. अब जैसे प्लांट्स है ही नहीं. अब जब प्लांट्स नहीं है तो सन से डायरेक्ट एनर्जी डियर के पास तो जाने वाली नहीं है. ठीक है. तो इनमें से कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल डिस्टर्ब होगा तो उसमें पूरा इकोसिस्टम जो है डैमेज हो जाएगा. तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पर. नो द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल कैन नॉट बी रिमूव. मतलब कोई भी ट्रॉपिक लेवल का जो है आपको ऑर्गेनिज्म रिमूव नहीं कर सकते हो बिकॉज इकोसिस्टम को जो है वो डैमेज होगा.